हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे कि गेट, ईएससी, पीएसयूज़ के एग्ज़ाम्स, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, ट्रांसकॉम, डिस्कॉम के एग्ज़ाम्स, एसएससी जेई एई की एग्ज़ाम, आरआरबी जेई एई की एग्ज़ाम्स, ये सारे एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड द करंट सोर्सेज आर आइडियल वोल्टेज आइडियल करंट सोर्स दिया गया है। तो वोल्टेज वी आउटपुट वोल्टेज दिया गया अक्रॉस द करंट सोर्स इन वोल्ट्स। करंट सोर्स के क्रॉस यानी कि हमारा जो करंट सोर्स है दोस्तों, इसके क्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो उसका वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग वोल्टेज कन्वर्जन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वोल्टेज जो सोर्स है इस नोड के अक्रॉस, ये 10 वोल्ट का और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स को डिनोट करता है। इसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम यानी कि 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स आएगा। यानी कि ये जो करंट सोर्स आएगा यहाँ पर आएगा 5 एम्पियर का। ठीक है, ये हुआ हमारा करंट सोर्स। ठीक, अब उसी के साथ पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। वोल्टेज कन्वर्जन से आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, ये है हमारा 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसका वैल्यू, और इसके क्रॉस हमें निकालना है वैल्यू को। ठीक है, तो अभी देखिए ये 5 एम्पियर है, हमें वी आउटपुट निकालना है यानी इसके क्रॉस। तो इसके क्रॉस जो वी आउटपुट होगा यही 2 ओम के क्रॉस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि 5 एम्पियर करंट यहाँ से है, 5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हुआ, तो टोटल 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ इसके क्रॉस। तो इसका मतलब है कि वी आउटपुट सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस इंटू इसके क्रॉस करंट 5 + 5 यानी कि 10। इसका मतलब है कि हो जाएगा 20 वोल्ट्स, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर कोई वोल्टेज सोर्स दिया उसको हम लोग करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स वी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस यानी ए और बी पॉइंट के अक्रॉस अगर हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये करंट सोर्स हो जाएगा हमारा V डिवाइडेड बाय आर, ये करंट सोर्स का वैल्यू, और रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आर हो जाएगा ए और बी पॉइंट के अक्रॉस। ठीक, सिमिलरली अगर ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस अगर करंट का वैल्यू दिया हुआ है, करंट सोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक करंट सोर्स है यहाँ पर आई और इसके अक्रॉस पैरेलल में रेजिस्टेंस आर है, तो इसको हम लोग ए और बी पॉइंट के अक्रॉस अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे वोल्टेज सोर्स में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो वोल्टेज सोर्स होगा वो होगा आई इंटू आर, और ये जो रेजिस्टेंस होगा इस पॉइंट के क्रॉस ए और बी पॉइंट के क्रॉस वो सीरीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग वोल्टेज कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर। ये यहाँ पर 6 ओम है, ये यहाँ पर 15 ओम है, ये यहाँ पर 12 ओम है, ये हमारा 150 वोल्ट है। तो सिंपली हम लोग वोल्टेज डिविजन रूल से हम लोग देखते हैं 6 वोल्ट के अक्रॉस क्या आ जाएगा, 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 ओम प्लस 15 ओम प्लस 12 ओम इंटू हमारा नेट वोल्टेज कितना 150। अगर आप इसको कंप्यूट कीजिएगा तो आंसर आएगा 27.27। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What will be the current density of metal if a current of 30 ampere is passed through a cross sectional area of 0.5 मीटर स्क्वायर? तो देखिए करंट डेंसिटी जे होता है वो होता है हमारा करंट डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर में आएगा, तो एम्पियर यानी 30 एम्पियर डिवाइडेड बाय एरिया यानी कि 0.5 एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम रजिस्टर एट 100 MVA बेस एंड 10 kV बेस वोल्टेज। पर यूनिट वैल्यू पूछा, तो देखिए हमारा कोई भी Z पर यूनिट होता है या कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट में होगी वो होता है उसका एक्चुअल क्वांटिटी का वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका बेस वैल्यू। ठीक है, तो इसी केस में हमारा इंपीडेंस का वैल्यू है, तो हम Z बेस जो हम निकालेंगे वो क्या आएगा, हमारा Z बेस होगा हमारा V² डिवाइडेड बाय P यानी कि पावर। ठीक है, तो V हमारा कितना दिया है, हमारा दिया 10 kV, तो यानी 10 kV यानी 10 इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट में निकाला है, डिवाइडेड बाय 100 MVA यानी कि 100 इंटू 10⁻⁶, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 10⁻³ का होल स्क्वायर 6 में कैंसिल हो गया, और 10 का होल स्क्वायर 100, तो 100/100 यानी क्या आएगा 1। इसका मतलब है क्या कि Z पर यूनिट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा Z का एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय Z बेस। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है हमारा 4 ओम डिवाइडेड बाय Z बेस, अभी हमने निकाला तो क्या आया था 1 ओम, यानी कि ये बोला वैल्यू आएगा 4 पर यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज़ जीरो फॉर ए चार्ज स्पेरिकल सेल। चार्ज स्पेरिकल सेल में जीरो क्या होता है, देखिए चार्ज स्पेरिकल सेल में जो अंदर में जो चार्ज इंक्लोज होता है वो होता है जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब कि आउटर सरफेस में उसका चार्ज इंक्लोज होता है, तो अंदर में अगर क्यू इंक्लोज जीरो है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो होगा जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्पेरिकल सेल वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। तो क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका डायरेक्शन वो होगा। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हुआ, सिमिलरली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हुआ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हुआ। तो डायरेक्ट हमको किसी भी डायरेक्शन के टेंजेंट में हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर किसी भी रैंडम हिसाब से ये रहे तो किसी भी पॉइंट में अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोले तो उसका हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या होगा, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इन ए 200/1000 वोल्ट ट्रांसफार्मर इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 10। इनमें ईएमएफ पर टर्न इज 10 वोल्ट दिया है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। इसी केस में देखिए प्राइमरी 200 वोल्ट बाय 1000 वोल्ट है, यानी एग्जाम्पल है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो ईएमएफ पर टर्न 10 वोल्ट दे दिया, इसका मतलब है कि ईएमएफ पर टर्न दोनों केस में इक्वल होगा, यानी ई प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इज इक्वल टू ई सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी देखिए प्राइमरी का वोल्टेज हम लोग 200 कंसिडर करते हैं, तो हमें एक केस क्या पूछ रहा है, प्राइमरी पर टर्न हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, ठीक है। तो इसका मतलब ईएमएफ हम 200 कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न एनपीए इज इक्वल टू 10। इसका मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ये आएगा 20। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में एवरेज वैल्यू क्या है, तो देखिए दोस्तों फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू है हमको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है, जो हमारा ये फॉर्म फैक्टर होता है वो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है हमारा आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो है वो फॉर्म फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग एवरेज वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉर्म फैक्टर। तो इसका मतलब वैल्यू निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय फॉर्म फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। पावर का एक्सप्रेशन कौन सा नहीं है, तो पावर का एक्सप्रेशन कौन कौन सा होता है दोस्तों, V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इस ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, पावर इज इक्वल टू आई बाई आर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो वो एक एनर्जी का यूनिट है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू होगा पावर इंटू टाइम। पावर जो है हमारा अगर किलोवाट में तो किलोवाट, इंटू टाइम अगर आवर में तो आवर, तो इसको कहते हैं हम लोग किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये किसका है, सूचक है, ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो हम जनरली 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट लेते हैं। घर में कभी भी हाउस होल्ड में आपने सुना हो कि 1 यूनिट बिजली का कॉस्ट कुछ 5 रुपये है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट जो बिजली है वो होगा 1 किलोवाट आवर, यानी कि अगर 1 किलोवाट के लोड को अगर हम लोग 1 घंटे तक चलाएं तो उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो होगा हमारा किलोवाट आवर, यानी कि वो एनर्जी का डिनोशन होगा, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब सी एनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कौन सा नहीं, तो सोलर सेल हाँ सोर्स है, बैटरी भी सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जनरेटर भी सोर्स है, लेकिन पोटेंशियोमीटर सोर्स नहीं। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मटेरियल्स विच इजीली अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नॉन एज। तो क्या कहते हैं उसको, हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर इजीली पैसेज करता है। इंसुलेटर्स होता है बहुत हार्डली पैसेज करता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स होता है जो इन बिटवीन होता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिगार्ड टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट सही है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो देखिए लेंथ और एरिया के टर्म में आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, यानी रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी हो गया, एल लेंथ हो गया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। अगर आप एक कंडक्टर को ऐसे ले, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है, तो आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। इसका मतलब है क्या कि रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कोर्स, नहीं, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ये भी सही नहीं है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी होता है, बिल्कुल नहीं, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर इक्वल टू रो एल बाई हमने देखा है, ठीक है। डी स्टेटमेंट भी सही नहीं है, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है। ना ही वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो देखिए तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो इसको हम लोग रो को निकाल सकते हैं आर ए बाई एल, अगर दिया हो तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर, अगर कैंसिल हुआ तो आएगा वो ओम मीटर। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट कंटेंट्स टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल, एक सर्किट जो है दो अनइक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो करंट इज सेम इन बोथ, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए पैरेलल में मान लीजिए कि अगर दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो अनइक्वल हो, ऐसे करके रेजिस्टेंस अनइक्वल हो, ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस अनइक्वल हो, तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू कम होगा, एक वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो करंट सेम इन बोथ नहीं होगा। लार्ज करंट फ्लो लार्ज रेजिस्टेंस, बिल्कुल नहीं, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम होगा उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम, हाँ बिल्कुल सही है, पैरेलल में दोनों के बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है, तो सी ऑप्शन सही है। स्मॉल रेजिस्टेंस है स्मॉलर कंडक्टेंस, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए जो कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो अगर स्मॉलर रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा कंडक्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प इज, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए पावर इज इक्वल टू, हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में देखें तो वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। वी क्या है हमारा वोल्टेज है, यानी कि 200 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा 400 ओम्स, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैज इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बोथ डबल, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, तो देखिए लेंथ और क्रॉस सेक्शनल दोनों को डबल कर दिया गया, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब अगर लेंथ को भी डबल कर दिया जाए, यानी कि एल को 2L कर दिया जाए और एरिया को 2A किया जाए, तो ये 2 और 2 कैंसिल है, तो फिर भी वो रो एल बाई ए आता है, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल द अदर वोल्टेज सोर्सेज आर, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड, यानी कि 19 का ये ऑप्शन होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये हम लोग कुछ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये हमारा 2 ओम है, ठीक है, ये हमारा 5 ओम है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, ठीक है, ये है 5 वोल्ट का, ठीक है, इस तरह से आपस में कनेक्टेड है। तो अगर सुपरपोजिशन थ्योरम से इसको निकालना चाहें, तो अगर हम 5 वोल्ट के चलते इफेक्ट निकालना चाहें इसमें, तो इसका मतलब इसमें 10 वोल्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक। अगर 10 वोल्ट के हिसाब से निकालना चाहे तो हम लोग 5 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। अगर ये वोल्टेज सोर्स रहा तो करंट सोर्स रहा तो उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे फाउंड किया जाता है, तो शॉर्टिंग ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्सेज, बिल्कुल सही, एंड ओपनिंग ऑफ ऑल करंट सोर्सेज, तो उससे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला जाता है। थेवेनिन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है दोस्तों, किसी भी दो पॉइंट ए और बी के बीच में थेवेनिन रेजिस्टेंस का हम लोग एनालाइज करके सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम लोग किस तरह से इक्विवेलेंट शो करते हैं, आर थेवेनिन सीरीज में, और यहाँ पर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स देते हैं वी थेवेनिन, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आर थेवेनिन निकालने के लिए हम लोग ए और बी पॉइंट से सर्किट की तरफ देखते हैं, और जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो हो गया आर थेवेनिन, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा ये हमारा हो जाएगा वी थेवेनिन, उसको हम लोग निकालेंगे, तो उसको फाइनली इसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन, 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या होगा, तो देखिए इसमें हमारे पास दो सोर्सेज दिया है दोस्तों, एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस बोल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, इसको डिफरेंट मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पे चलते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें लगाएंगे तो फिर कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग 5 ओम रेजिस्टेंस के सिर्फ ये एक 5 एम्पियर करंट अगर सर्किट में है तो उसके चलते 5 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग निकालते हैं। तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग सर्किट को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ये आएगा 5 एम्पियर करंट सोर्स, और ये है हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है,
ये है हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा 6 ओम का है, और ये जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो 5 एम्पेयर करंट जो करंट फ्लो होगा वो दो ब्रांचेज में फ्लो होगा, एक इधर और एक इधर। सपोज़ कीजिए 5 एम्पेयर के लिए जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग I5 लिखते हैं। तो I5 है डिनोशन के लिए, वो क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन का रूल देखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब करंट डिवीजन रूल के अक्रॉस इसमें करंट क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 + 5 + 6 यानी कि 15 × 5 यानी कि आएगा 4/3 एम्पियर। ये हमने निकाला है करंट डिवीजन रूल से। दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है तो जो दूसरी ब्रांच होती है उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नेट का समेशन, तो 4/3 एम्पियर I5 के लिए आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 10 एम्पियर के चलते क्या आएगा इसमें करंट। ठीक है, उसमें हम लोग इसको ओपन सर्किट करते हैं, तो वो जो डायग्राम बनेगा वो किस तरह से आएगा, ये 10 एम्पियर है यहाँ पर, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ 5 ओम है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये 4 ओम है, यहाँ से यहाँ 6 ओम है, और ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। ठीक है, तो इसके क्रॉस करंट जो होगा वो कैसे फ्लो करेगा, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, एक इसमें डिवाइड हो जाएगा और एक इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके क्रॉस जो करंट आएगा वो क्या आ जाएगा, सपोज कीजिए वो करंट है 10 एम्पेयर सोर्स के लिए, तो उसको हम लोग I10 लिखते हैं इज इक्वल टू, अब इसके क्रॉस जो करंट आएगा वो क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये अपोजिट ब्रांच लेंगे हम लोग करंट डिवीजन रूल से हम लोग देखते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 + 5 + 6 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 15 × 10। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि इसको हम लोग निकाले तो 3 2 3 5। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर इसके क्रॉस, इसके थ्रू इधर 4 एम्पियर है। देखिए अभी इसके क्रॉस जो करंट है उसका डायरेक्शन इधर है, 10 एम्पियर के लिए करंट का डायरेक्शन इधर है, और 5 एम्पियर के लिए करंट का डायरेक्शन इधर था। तो दोनों करंट आपस में माइनस होंगे अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाए तो इसका मतलब है क्या कि पहले का वैल्यू क्या था, I5 था, वो था हमारा I5 जो था वो हमारा था 4/3, और ये जो I10 है वो है हमारा 4। इसका मतलब नेट करंट क्या हो जाएगा, I10 - I5 यानी कि 4 - 4/3, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 8/3 यानी कि 2.66, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The current waveform as shown in figure is applied in a pure resistor of 10 ohm. What is the power dissipated in the resistor? देखिए एक करंट वेवफॉर्म को लगा दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन किसी केस में निकालते हैं हम लोग, RMS के केस में निकालते हैं। तो देखिए इस वेवफॉर्म में हम लोग IRMS निकालते हैं। तो IRMS जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है √ हमारा इंटीग्रल ऑफ 0 to t टाइम पीरियड इंटू I² dt डिवाइडेड बाई t, ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग क्या, हमारे पास मेन पर्पस क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड निकालना है और I का टर्म t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल को हम लेते हैं 0 to 3। तो देखिए क्या हो रहा है कि 0 to 3 के बाद ये रिपीटेड टर्म्स में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको वो फॉर्म लेना है जहाँ से वो रिपीट होना शुरू होता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेंगे, उसके बाद तो वो नेक्स्ट रिपीट हो रहा है, तो एक साइकिल में हम लोग निकालेंगे, वही RMS होल साइकिल का निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक साइकिल में हम लोग कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक, इसमें क्या आएगा, √ देखिए 0 to t यानी 0 to 3, I को हम लोग t के टर्म में निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा y एक्सिस में ये है और ये हमारे x एक्सिस में है, तो y = m × x अगर ओरिजिन से पास हो। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप यानी वर्टिकल ये डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल ये, तो वर्टिकल ये यानी क्या, 9 - 0 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय, और ये जो टाइम पीरियड है 3 - 0 यानी 3 × x यानी कि x के यहाँ पर क्या है t, तो ये y की जगह पर है I, इसका मतलब ये आएगा 3t, I = 3t, t के टर्म में निकला। तो इसका मतलब I² यानी कि 3t का होल स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड क्या है 0 to 3 यानी कि 3। ठीक, अभी अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो IRMS आएगा वो आएगा √27। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रल निकालेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27। इसका मतलब है क्या कि पावर डिसिपेशन है हमारा वो क्या आएगा, I² × t, तो यानी कि √27 का होल स्क्वायर इंटू R, यानी R का वैल्यू क्या है 10, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 270 वाट आ गया। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज बाय सरफेस सराउंडिंग ए चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ, तो ये गॉस लॉ बताता है। ठीक है, ठीक, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इंक्लोज्ड है वो हमारा बताएगा कितना, कि चार्ज कितना इंक्लोज्ड है। ठीक है,
चार्ज कितना इंक्लोज है, ये बताएगा हमारा गॉस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम हुज इम्पल्स रिस्पॉन्स इज e⁻³ इंटू साइन 2t। तो ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का निकालना है। तो देखिए हमारा सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन होता है ts इज इक्वल टू होता है, उसको हम लोग hs भी लिखते हैं। वो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाय हमारा इनपुट, ठीक है, उसका रेशियो होता है। ठीक, तो अभी देखिए हमारे पास जो इनपुट है वो है हमारा इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स फंक्शन तो उसका मतलब RS का वैल्यू आ जाएगा, वो क्या आएगा 1, क्योंकि जो इम्पल्स फंक्शन होता है उसका जो अगर हम लैप्लास निकालें तो वो आता है वैल्यू 1। तो इसका मतलब है क्या कि RS इज इक्वल टू 1 आएगा, देयरफॉर ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा सिंपली रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब हम लोग रिस्पॉन्स निकालते हैं इसके टर्म में, तो इसका मतलब है क्या कि अगर हमारा CT के टर्म में अगर दिया हुआ e⁻³ इंटू साइन 2t, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा C ऑफ S इज इक्वल टू हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाले तो वो क्या आएगा, साइन 2t है। ठीक है, तो देखिए साइन ओमेगा टी का जो ये होता है लैप्लास होता है वो होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर e⁻³ इसके साथ लगा है तो सिंपली आपको क्या करना है, +3 का होल स्क्वायर करना है। ये क्या होता है s प्लस a, अगर ये माइनस है तो s प्लस a, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻at इंटू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू होगा ओमेगा डिवाइडेड बाय s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय आएगा s² प्लस 6x प्लस 13, 6s प्लस 13, यानी कि C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स कीपिंग इट्स टर्मिनल वोल्टेज सेम देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEA टाइम्स VD। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, E चार्ज है, A एरिया है और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I डिवाइडेड बाय NEA। ठीक, अभी देखिए जो हमारा करंट उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इंटू N इंटू E इंटू A होगा। ठीक, इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय, देखिए रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ρL/A इंटू N इंटू E इंटू A। अभी क्या है, एरिया कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट हो गया एरिया के। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग कॉपर वायर का जो डायमीटर भी बढ़ा दे 2 टाइम्स तो एरिया से तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, तो वो रिमेन अनचेंज होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए पावर ट्रांसफार्मर द कोर लॉस इज 50 वाट एट 40 हर्ट्ज and 100 watt at 60 hertz under the condition of the same maximum flux density in both cases the core loss at 50 hertz। 50 हर्ट्ज पे कोर लॉस क्या होगा, तो उसको निकालते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए सेम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रहा, यानी कि BM का जो वैल्यू है वो अगर सेम रहा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। इसका मतलब है क्या कि कोर लॉस जो है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस होता है। तो अगर हम लोग इसमें एक क्वांटिटी K1 रखें अगर हिस्टैरिसीस लॉस में, और एडी करंट में K2 रखें, तो ये आएगा K1 इंटू फ्रीक्वेंसी प्लस K2 इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ये हमारा टर्म हो गया कॉपर लॉस का, ये कोर लॉस का। ठीक, अब हम लोग डिफरेंट लेते हैं। सबसे पहला केस में लेते हैं 40 हर्ट्ज के केस में। तो 40 हर्ट्ज के केस में हमारा जो कोर लॉस को हम लोग P40 लिखते हैं इज इक्वल टू क्या होगा, K1 इंटू यानी हिस्टैरिसीस लॉस इंटू 40 प्लस K2 इंटू 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 50 वाट इज इक्वल टू K1 इंटू 40 प्लस K2 इंटू 40 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिमिलरली 60 हर्ट्ज में लिख सकते हैं हम लोग P60। तो P60 का वैल्यू कितना दिया है 100 वाट, तो 100 इज इक्वल टू K1 इंटू 60 प्लस K2 इंटू 60 का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके करने से क्या होगा दोस्तों, देखिए 40 इंटू 60 सेम क्वांटिटी, 60 इंटू 40 सेम क्वांटिटी, माइनस करने से 2 क्वांटिटी कैंसिल होगा, तो हम लोग K2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग K2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो K2 का वैल्यू आता है 1 डिवाइडेड बाई 48। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, सिमिलरली हम लोग K1 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके। तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस
40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। उसको उधर लेके जाके 40 को नीचे लेके आएंगे, तो इससे वैल्यू आएगा 0.416। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो हमारा 50 हर्ट्ज पे कोर लॉस का आ जाएगा P50 इज इक्वल टू K1। तो K1 का वैल्यू हम लोग क्या निकाला है 0.416 इंटू 50 हर्ट्ज प्लस हमारा क्या हो जाएगा K2 यानी कि 1/48 इंटू 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये लगभग कितना आता है, लगभग ये आता है 72.88 यानी कि 73 वाट के करीब। तो इसके हिसाब से यही है। तो इसका मतलब इसका बेसिक फंडा है दोस्तों, अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो वो हिस्टेरिसिस लॉस होगा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, और एडी करंट लॉस होगा वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कॉइल्स इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज टू, तो किसके लिए क्या आता है, मैकेनिकल बैलेंस, रोटर के मैकेनिकल बैलेंस के लिए हमें डमी कॉइल्स की जरूरत पड़ती है, तो डमी कॉइल्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मैकेनिकल कपल्ड अल्टरनेटर्स डिलीवर पावर एट 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली, द हाईएस्ट स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर, यानी कि मैकेनिकली कपल्ड है, यानी कि दोनों का रोटर आपस में मैकेनिकली कपल्ड है। इसका मतलब है कि दोनों का जो स्पीड है वो सेम होगा, ठीक है, चाहे फ्रीक्वेंसी अलग भी हो तो स्पीड सेम होगा। तो देखिए हमारा जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप होता है वो होता है 120 F डिवाइड बाई P, ठीक। इसका मतलब है क्या कि हमारा स्पीड अगर सेम है तो इसका मतलब है क्या कि अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग नंबर ऑफ पोल्स होंगे। तो मान लीजिए कि P50 हर्ट्ज पे जो पोल्स है वो P50 है, तो P50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा N टाइम्स N डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, P को ऊपर ले जाएंगे N को नीचे ले आएंगे, तो 120 इंटू F 50 हर्ट्ज यानी कि 50 डिवाइडेड बाय हमारा स्पीड N, ठीक। तो N तो दोनों केस में 6 सेम है, तो P60 इज इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाय N। इन दोनों का जो रेशियो निकाले हम लोग तो P50 डिवाइडेड बाय जो हमारा P60 है वो आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा अभी देखिए दो केसेस हो सकता है, 5 तो नंबर ऑफ पोल्स नहीं हो सकते, ऑलवेज इवन होंगे। तो अगर हम लोग ऊपर नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। इसका मतलब है क्या कि अगर हम एज्यूम करें कि 50 हर्ट्ज पे जो हमारा नंबर ऑफ पोल्स है वो 10 है, 60 हर्ट्ज पे नंबर ऑफ पोल्स है 12 है, तो जो हमारा स्पीड आएगा वो क्या आ जाएगा 120 इंटू एफ, यानी कि अब हम दो फ्रीक्वेंसी लिए, एक 50 हर्ट्ज पे लेंगे तो उस पर नंबर ऑफ पोल्स क्या था 10, और दूसरे केस में हम लोग क्या ले सकते हैं 120 इंटू 60 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स क्या था 12। अगर 60 हर्ट्ज पर ले तो इन दोनों को कैलकुलेट किया, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा और वो आएगा 600। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है उसका 600 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 3-phase इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट ए स्लिप ऑफ 5% डेवलप्स ए 20 किलोवाट रोटर पावर आउटपुट, व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग रोटर कॉपर लॉस इन दिस ऑपरेटिंग कंडीशन। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जो हमारा रोटर का इनपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर गैप पावर, ठीक। मेजरली जो रोटर में लॉस होता है वो होता है रोटर कॉपर लॉस, क्योंकि रोटर के कॉर लॉस को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। क्योंकि नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि जो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है स्लिप फ्रीक्वेंसी, स्लिप टाइप फ्रीक्वेंसी, और इसमें स्लिप का वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो रोटर में जो कोर लॉस होगा उसका वैल्यू बहुत कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कोर लॉस दो होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है। तो एडी करंट लॉस तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब फ्रीक्वेंसी ही बहुत कम है, वैल्यू 1 to 2 हर्ट्ज होता है, तो हम लोग एडी करंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं और हिस्टेरिसिस को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो रोटर में जो हमारा मेन लॉस हो जाएगा वो होता है हमारा कॉपर लॉस। तो इसका मतलब है क्या कि अगर एयर गैप पावर यानी कि रोटर के इनपुट का पावर एयर गैप है, तो उस माइनस में अगर हम लोग रोटर का कॉपर लॉस निकाल दें तो वो हमारा पावर आउटपुट आता है, ठीक। अभी देखिए जो एयर गैप पावर होता है वो होता है पी रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा, माइनस पी रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू पी आउटपुट। इसका मतलब है क्या कि आउटपुट के टर्म में अगर हम लोग कॉपर लॉस निकालें तो कॉपर लॉस आउटपुट के टर्म में अगर हम लोग निकालें तो वो क्या आ जाएगा हमारा S डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस टाइम्स पी आउटपुट, ठीक है। अच्छा S का जो वैल्यू है वो क्या है, स्लिप 5% है, यानी कि 0.05 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.05 टाइम्स पी आउटपुट है, यानी हमारा 20 इंटू 10⁻3, ठीक। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग आएगा 1052 वाट, यानी कि 1050 वाट इसके अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोटर का कॉपर लॉस, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा क्या कि जो हमारा रोटर कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है स्लिप टाइम्स एयर गैप पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। द डेली एनर्जी प्रोड्यूस इन द थर्मल पावर प्लांट स्टेशन इज
720 मेगावाट आवर एट ए लोड फैक्टर ऑफ 0.6। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड फॉर द स्टेशन? तो देखिए लोड फैक्टर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक, अभी देखिए एवरेज लोड क्या है, 24 आवर्स के लिए अगर रन हुआ है तो 720 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। तो मेगावाट आवर डिवाइडेड बाय 24 आवर, क्योंकि हमको मेगावाट में निकालना है, तो ये लगभग आएगा 30 मेगावाट। तो ये हो गया हमारा एवरेज लोड। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एवरेज लोड डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर। तो एवरेज लोड हमारा कितना है, हमारा 30 हमने निकाला, लोड फैक्टर है हमारा 0.6, तो ये आएगा 50 मेगावाट, यानी कि ये ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम से रिलेटेड और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ में आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।